चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हम ईवीएस के ऊपर लेके आए हैं। आपका ईवीएस एनडीएम का पेपर होना है नेक्स्ट। अब ईवीएस एनडीएम मतलब इन्वायरमेंट स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका क्वेश्चन पेपर होना है। अब इसके अंदर आपके टोटल 5 चैप्टर आपको दे रखे हैं, 5 यूनिट्स आपको टोटल दे रखी है। अब 5 यूनिट्स वही आपका सेम पैटर्न, कितना 60 मार्क्स का जो आपको अटेम्प्ट करना है। पेपर कितने मार्क्स का मिलेगा आपको? टोटल 76 मार्क्स का मिलेगा। तो वही सेम अगर 5 से डिवाइड करें तो हर एक यूनिट के कितने कितने मार्क्स की बन जाती है? 15 मार्क्स की हर एक यूनिट आपकी बन जाती है। आज हम सॉल्यूशन तो देखो करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आंसर है, बड़े सिंपल भी है। लेकिन हम अब यूनिट वाइज यूनिट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे कि पहली यूनिट से कौन से क्वेश्चंस आपके एक एक नंबर के, कौन से 4 के, ऐसे ही सभी यूनिट्स को एक एक करके हम कवर करेंगे। तो जो सबसे पहली यूनिट है आपकी, यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट, इसके अंदर जो चीजें दे रखी है मेन, एक तो देखो इकोसिस्टम के ऊपर दे रखी है। उसके अलावा जो है इसमें क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, और इसके अलावा क्या है, डिफोरेस्टेशन और इसके इफेक्ट और उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये सारी चीजें आपकी इस यूनिट के अंदर है। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके क्वेश्चन लिखता हूँ कि क्या क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया एक तो इस इकोसिस्टम वाला टॉपिक है इसके अंदर, इसके अलावा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल वाला पार्ट है इसके अंदर, इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो हमारा होता है वो कैसे मतलब पानी स्टोर किया जाता है रेन का, वो वाला है। और इसके अलावा क्या है, तीसरा टॉपिक है डिफोरेस्टेशन का। कौन सा टॉपिक है? टोटल 4 टॉपिक यहाँ पे हो जाते हैं, इकोसिस्टम, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और डिफोरेस्टेशन। कितने हो गए? 4। अब मैं यहां से क्वेश्चंस बताता हूं आपको, कितने क्वेश्चंस इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर। सबसे पहला जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, वो रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेज थे, कौन से थे? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, उसके फायदे भी और नुकसान भी। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, आपको 4 एडवांटेजेस यहाँ पे याद करनी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके 4 डिसएडवांटेजेस भी याद कीजिए। क्या 4 डिसएडवांटेजेस? सेम है, ऑफ रिन्यूएबल की ही करनी है। ठीक है, यहां से आपको पेपर में एक 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, या तो ये वाला मिलेगा या फिर ये वाला मिलेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन के पूरे पूरे चांसेस है पेपर में आने के। ठीक है, इसके अलावा आप सोर्सेज भी याद करेंगे। क्या? सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, और साथ में सोर्सेज किसके? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के। एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। 4 सोर्सेज किसके? रिन्यूएबल के, और 4 नॉन रिन्यूएबल के। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे ये। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अब आपको पता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो आना ही आना है। कौन सा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्योंकि 4 टॉपिक्स थे तो सबसे क्वेश्चन आएगा, ये सीधी सी बात क्लियर है। ठीक है, रेन वाटर से भी आएगा, फॉरेस्टेशन से भी बन रहा है, यहां से 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो इसका मतलब हम लिखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। एक ही क्वेश्चन लिख देता हूं, उसमें सारा कवर हो जाएगा। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? What is rainwater harvesting? Write 3 method.
राइट थ्री मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, इसके तीन मेथड बताइए कि कैसे कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है, और इसके अलावा इसके पर्पज भी, आखिर क्यों किया जाता है। ठीक है, तो राइट द पर्पजेज ऑफ, पर्पजेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, ये एक क्वेश्चन पूरा बन गया है आपका 4 नंबर का, ये आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तीन क्वेश्चन इसी में है, मतलब वो तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सकता है, उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हम। मतलब वो डायरेक्ट पर्पजेज भी आपसे पूछ सकता है, या फिर थ्री मेथड्स पूछ सकता है, या फिर व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इसी चैप्टर से ही। अब मैं बता रहा था कौन सा अगला क्वेश्चन, डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन भी अपने आप में एक काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो वहां से भी क्वेश्चन जरूर से जरूर आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या, व्हाट डू यू मीन बाय डिफोरेस्टेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिफोरेस्टेशन, राइट थ्री कॉजेज फॉर इट। तीन कारण भी लिखिए कि डिफोरेस्टेशन क्यों हो रहा है, और इसका इफेक्ट भी बताइए, लगभग 4 इफेक्ट। तो राइट 4 इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन, 4 इसके रीजन भी। ठीक है, तो डिफोरेस्टेशन के ऊपर भी पूरा एक क्वेश्चन बन गया, ये भी पक्का आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, 4 नंबर में। तो 4 नंबर के लगभग यही सारे टॉपिक हमारे कवर हो गए। अब जो बच गया इकोलॉजी, कौन सा बच गया, इकोलॉजी। वहां से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो लगभग लगभग एक एक मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। अब एक ही नंबर का क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है भाई, एक तो होते हैं ना आपके ये कार्निवर्स क्या होता है, हर्बीवर्स क्या होता है, ये जरूर याद करें। ठीक है भाई, कार्निवर्स हर्बीवर्स क्या होता है, कौन सी कैटेगरी में ये आ सकते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, या फिर डिकम्पोजर होते हैं, तो किस कैटेगरी में हम इनको रखते हैं, हर्बीवर्स को भी और कार्निवर्स को भी। तो यहाँ से आपको 1 नंबर का भी क्वेश्चन एक देखने को मिल जाएगा। तो लगभग लगभग हम बात करें यहाँ से, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन तो बताए हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से, और एक क्वेश्चन मैंने बताया है आपको कहां से, डिफोरेस्टेशन से, और एक क्वेश्चन मैंने बताया आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से 4 क्वेश्चन मैंने आपको तैयार करा दिए हैं। तो 4 क्वेश्चन आपको पेपर में दिखने को मिल जाएंगे 16 नंबर के। ठीक है, और बाकी एक एक नंबर का कुछ बताया है, जो जो बोला है मैंने वीडियो में, आप दोबारा से उसको फोकस करके कर लेना, हो सकता है आपको वहां से भी क्वेश्चन मिल जाए। तो एटलीस्ट 16 नंबर का यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा चैप्टर नंबर फर्स्ट से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड चैप्टर है बड़ा इजी है और सिंपल है। यूनिट का जो नाम है ना, वही सब कुछ डिफाइन कर रहा है। तो यूनिट का नाम क्या है, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। एयर एंड नॉइस पोल्यूशन, बड़े बड़े लंबे लंबे टॉपिक होते हैं, आप लोगों ने बचपन से इसके ऊपर ऐसे भी याद किए हैं और सारी चीजें भी याद की है ना, किसके ऊपर, एयर पोल्यूशन के ऊपर भी, नॉइस पोल्यूशन के ऊपर भी। तो भाई ये सीधे सीधे यही क्वेश्चन हमारे यहाँ से तैयार हो जाते हैं कि भाई एयर पोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, क्या भाई एयर पोल्यूशन क्या होता है, क्या इसके ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसके इफेक्ट हो सकते हैं, इसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। ये तो क्वेश्चन किसके ऊपर बन जाता है, सीधा सीधा एयर पोल्यूशन के ऊपर। बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, तो 8 नंबर के पूरे पूरे चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के, किसके, एयर पोल्यूशन के। उसी प्रकार से नॉइस पोल्यूशन का भी क्वेश्चन पूरा 8 नंबर का तैयार होता है। तो ऐसे चैप्टर्स में क्या होता है मैं आपको बताऊं, तो एक क्वेश्चन तो 8 नंबर में दे देते हैं और दूसरा क्वेश्चन 4 नंबर में दे देते हैं। ठीक है, दूसरा किस में दे देते हैं, 4 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए अब मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको। पहला,
मैंने क्या बोला था, एयर पोल्यूशन क्या होता है, मतलब डिफाइन एयर पोल्यूशन। राइट, इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। और मिनिमाइज करने के भी तरीके जरूर से, ठीक है। राइट फोर मेथड्स टू कंट्रोल। राइट फोर मेथड्स टू कंट्रोल इट, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन बन गया किसका, एयर पोल्यूशन का। साथ में आप इसके सोर्सेज भी याद कर लो, क्या याद कर लो साथ में, सोर्सेज, एक ही क्वेश्चन बना लो। तो राइट फोर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। राइट फोर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है, इसके चार सोर्सेज, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, और इसके चार मेथड इसको कंट्रोल करने के। ये क्वेश्चन लिखवाया है। अब हम लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। वो लगभग सेम है, उसको हम नॉइस के ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो क्या, डिफाइन नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, फिर इसके क्या इफेक्ट है, ठीक है। राइट इट्स इफेक्ट, इसके इफेक्ट क्या क्या है, ठीक है। और फिर वही फोर मेथड टू कंट्रोल या मिनिमाइजिंग इट। तो राइट फोर मेथड्स टू कंट्रोल, तो क्या कहेंगे इसमें, हम मिनिमाइजिंग वर्ड भी बोल सकते हैं, मिनिमाइजिंग इट, ठीक है। इसके अलावा एक जो तीसरा क्वेश्चन है वो नॉइस पॉल्यूशन से ही बनता है, कि भाई जो नॉइस हम सहन कर सकते हैं वो तो एक्सेप्टेबल नॉइस होती है, जिसको हम सहन नहीं कर सकते वो किस में चला जाता है, नॉइस पॉल्यूशन में। तो इसके अपोजिट में क्वेश्चन तैयार होता है कि भाई एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल क्या होता है। तो व्हाट इज एन एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल। राइट सीट एग्जाम्पल। बस जी, ये क्वेश्चन बन गए ये। अब आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का बना, सच बताऊं तो ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग 12 नंबर का हो गया। कितने का बता रहा हूं मैं, 12 का। पेपर में 12 का तो आता ही नहीं है। पेपर में क्या मिलेगा आपको, 8 का मिल गया यहां से। अगर देखो एक बात जरूर है कि पूरा 12 का तो एक क्वेश्चन से मिलेगा नहीं, पहली बात समझो ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूं। या तो 8 नंबर का यहां से मिलके 4 का मिलेगा नॉइस से, या फिर नॉइस से 8 का मिलके यहां से मिलेगा 4 का, ठीक है। तो टोटल इसकी वेटेज इस क्वेश्चन की 12 की बन गई, ठीक है। क्योंकि अगर भाई यहां से आए तो 8 का तो है, 4 का ये बनेगा, लेकिन अगर ये 8 का है तो यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन 4 नंबर में निकाल लिया जाएगा जरूर से भी जरूर, समझ गए। तो 12 नंबर इसकी वेटेज और 12 नंबर इसकी वेटेज रहेगा। तो या तो ये 12 नंबर या फिर ये 12 नंबर। हाँ, एक किले को याद करने से पूरे 12 आपको नहीं मिलेंगे, दोनों को याद करोगे तभी आपको 12 मिलेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई एयर पोल्यूशन का सारा ही टॉपिक आपको एक 8 का और एक 4 का बना दे, बिल्कुल नहीं करने वाले ऐसे पेपर में। वहां पे क्या मिलेगा, यहां से 8 का मिल गया तो 4 का यहां से निकाल के मिल ही जाएगा। तो यहां से 4 का जैसे मान ले हो सकता है ये वाला निकाल दे, कौन सा, एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल क्या होता है, ये 4 का निकाल दे। अगर ये एयर पोल्यूशन का 8 में आया तो यहां से ये 4 का निकल सकता है। अगर ये यहां से, या फिर ये भी हो सकता है डिफाइन नॉइस लेवल पोल्यूशन, राइट इट्स इफेक्ट, इसको भी 4 का बनाया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि मेरी तरफ से ये 3 क्वेश्चन आप याद करें, और ये 3 क्वेश्चन करने से आपको 12 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, एक 8 नंबर का और एक 4 नंबर का। या तो यहां से 8 का आएगा, यहां 4 का आएगा, या फिर यहां से 8 का आगे यहां से 4 का आएगा। समझ गया बात। तो ये वेटेज आपका रहेगा। तो ये क्वेश्चन याद करने से आपको ये लगभग यूनिट 12 नंबर के, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपके तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा जब आप इनको तैयार करोगे तो भी एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन ही तो है, इसके ऊपर तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी अपने आप से बन जाते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। तो एक एक दो दो क्वेश्चन तो वो भी आने ही आने हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं ना हमारे। भाई उसमें क्या क्या आ सकता है, भाई एयर पोल्यूशन वाली गैस कौन सी है, कौन सी वातावरण को जो है कौन सी गैस ज्यादा प्रेजेंट होती है एयर में, ठीक है। इस टाइप की कुछ चीजें निकल के आती है क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आप देख लेना भाई क्या जो, हाँ मतलब ये मैं आपको जो बता रहा हूँ,
ठीक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या वो पोल्यूटेंट होती है नहीं होती, कुछ इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैं फिलहाल उनकी बात नहीं कर सकता, अभी एक एक नंबर में तो बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। फिलहाल हम जो कर सकते हैं वो चार चार नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है, वो आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से मैं आपको बता चुका हूँ 12 नंबर का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हम तीसरी यूनिट की तरफ। तो 2 यूनिट 30 नंबर, कितना बचा चुका हूं मैं आपको, हाफ पेपर बता चुका हूँ। ठीक है, इतना बता दिया आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी कर दिया करो, कमेंट भी करो फटाफट जल्दी से। अभी के अभी कमेंट आना चाहिए, आगे की वीडियो बाद में देखना, पहले कमेंट करो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यूनिट नंबर 3। पास होने का काम तो बच्चे का हो चुका है, अब आगे की बात कर रहे हैं। 15 मिनट वीडियो स्टार्ट हुई है, 15 भी पूरी नहीं हुई है, और अब से पहले 30 नंबर का काम आप लोगों का हो चुका है। देखो, तीसरी यूनिट का नाम क्या है आपका, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। क्या नाम है, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। तो दो चीजें यहां भी नजर आ रही है सीधी सीधी, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। लेकिन यहाँ सॉइल पोल्यूशन से जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े अच्छे अच्छे देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आपके क्वेश्चंस की बात करूं, लगभग लगभग यहाँ से भी 3 क्वेश्चन चार चार नंबर के आपके बन जाएंगे। कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे यहाँ से भी, 3 क्वेश्चंस बन जाएंगे। सबसे पहला जैसे वेस्ट के ऊपर करते हैं, जो अपना वेस्टेज निकलता है ना, सोलिड होता है कुछ वेस्ट हमारा, कचरा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से जो क्वेश्चंस बनता है कुछ अलग, हम बताते हैं आपको किस टाइप के क्वेश्चंस वहां से बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप याद करेंगे हॉस्पिटल वेस्ट कैटेगरीज। हॉस्पिटल वेस्ट, इतने से समझ जाना। और इसके अपोजिट में हो सकता है म्युनिसिपल वेस्ट, ये तो सॉलिड वेस्ट हो गए हमारे। ठीक है, कौन सा हो सकता है, हॉस्पिटल वेस्ट या फिर म्युनिसिपल वेस्ट। ठीक है, इसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो सीवेज ट्रीटमेंट, और एक तरफ हो सकता है वाटर ट्रीटमेंट। क्या हो सकता है, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। एक तरफ क्या बताया मैंने, सीवेज ट्रीटमेंट, और इसके अपोजिट में वाटर ट्रीटमेंट, मतलब दोनों में से कोई एक। तो ये दो याद करने हैं, ये दो क्वेश्चन याद करने। कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 4। इसके अलावा एक कुछ ऐसा होता है ना, आजकल चलता है ई वेस्ट। क्या चलता है, ई वेस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट और डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, दोनों वेस्ट कर लो। ठीक है, कौन सा एक तो डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, और इसके साथ में क्या बन गया हमारा, ई वेस्ट। ई वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा, ई वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपके टोटल 6 क्वेश्चंस में से कोई 3 आपको देखने को मिल सकते हैं, और में लिखा है हॉस्पिटल वेस्ट और म्युनिसिपल वेस्ट काफी इंपोर्टेंट बनता है आज के हिसाब से। इसके अलावा ट्रीटमेंट में देखा जाए तो सीवेज ट्रीटमेंट भी और वाटर ट्रीटमेंट। इसके अलावा जो मैनेजमेंट है वही सॉलिड वेस्ट का कैसे मैनेज डिस्पोजल किया जाता है उसका, और ई वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको तीसरे चैप्टर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो इसके अलावा देखो ई वेस्ट क्या होता है, इसके ऊपर हो सकता है एक नंबर का क्वेश्चन बना दे। अच्छा, पोल्यूटेंट जो होते हैं वाटर के ऊपर भी है, तो एक वाटर पोल्यूटेंट का जरूर एग्जांपल याद रखे, एक सॉलिड सोइल पोल्यूटेंट का भी एग्जांपल जरूर याद रखे। साथ में आपको पता होगा ना, खेतों में जो ये आजकल डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पेस्टिसाइड जो बोलते हैं, कीटनाशक दवाइयां डालते हैं, तो उससे भी क्या होता है, सोइल पोल्यूशन होता है ना। डीटीटी सुना होगा कुछ नाम आपने ऐसा,
तो वो भी जरूर याद रखिए एक बार, ठीक है। तो वहां से चांसेस है आपको कोई एक दो नंबर का क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो बात करूं यहाँ से 4 4 8 और 4 12 और एक दो नंबर का क्वेश्चन, ये तो 14 नंबर के आसपास का ये यूनिट जाएगी आपकी। कितना? 14 मार्क्स के आसपास। यही से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन हम लिखवा नहीं रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इस यूनिट के अंदर क्या है, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूसेज ऑन इन्वायरमेंट। ये तो बड़ा आसान चैप्टर है, बिल्कुल आपने छोटी क्लासेस को आपने खूब बहुत बार किया होगा। कौन सा? इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है। इसके अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, काफी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है, बहुत पहले कर चुके हो आप। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है पढ़े है ना, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर क्या होता है, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक है इसके अंदर, बड़े आसान आसान क्वेश्चन है ना। कार्बन क्रेडिट, कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। तो ये दो तीन क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, सीधे सीधे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो यहाँ से बच्चों को लगेगा थोड़ा सा पेपर भी आसान आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या याद करने की चीजें बताई मैंने आपको? ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूर याद करें। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, हाँ अभी मैं बात किसकी कर रहा था, कार्बन क्रेडिट, कार्बन फुटप्रिंट, ये तो आपके सिलेबस में मेन हेडिंग में लिखा हुआ है बिल्कुल। कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन क्रेडिट, एसिड रेन और ओजोन लेयर, यही तो बताए थे। कौन सा रह गया? और एसिड रेन और ओजोन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ऐसे लिख लो, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। यही क्वेश्चन, ही तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, शकल देखते चैप्टर की पता चल रहा है कि आपको यही करने हैं बस, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में क्या क्या बन सकता है, अभी क्या चीज है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है, एसिड रेन, एसिड रेन का भी पता होगा आप लोगों को, ठीक है ना। CO2 NO2 जैसी गैसें जब वाटर के साथ मिक्स होकर नीचे आती है तो वो एसिड बनाती है। जब एसिड रेन का भी जो पीएच मान होता है वो कितना 5.6 से कम होता है, किससे कम होता है? 5.6 से कम होता है। तो ये कुछ चीजें आपको याद करनी है। तो ये 4 चैप्टर तो हमारे हो गए इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है नंबर 5, वो रिलेटेड किससे है? डिजास्टर मैनेजमेंट से। किससे रिलेटेड है? डिजास्टर मैनेजमेंट से। ये पहले नहीं होता था सिलेबस का पार्ट, ये इसी साल से जोड़ा गया है। कौन सा? डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसके अंदर दो चीजें हैं, देखो इस टॉपिक में ही दो चीजें हैं। ये तो पता ही होगा आपको, डिजास्टर मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट किसको बोलते हैं बताओ जरा। जो कोई भी आपदा आ जाती है, एकदम से तूफान आ गया, बारिश आ गई, सॉरी बारिश नहीं, बारिश तो सिंपल में आएगा, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, इस टाइप की जो चीजें होती है किसके अंदर आती है? डिजास्टर मैनेजमेंट के, डिजास्टर के अंदर आती है। हम उन चीजों को कैसे मैनेज करेंगे, यही ये चैप्टर हमें सिखाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है अपने आप में। यहाँ से मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, किससे? डिजास्टर मैनेजमेंट से। तो सबसे पहले देखो इस चैप्टर के अंदर ही लिखा हुआ कि भाई नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जैसे फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, लैंडस्लाइड हो गया। कुछ मैन मेड डिजास्टर होते हैं, जैसे आग लगा दी किसी ने, किसी भी तरीके से आदमी की तरफ लगते हैं, न्यूक्लियर डिजास्टर, न्यूक्लियर बम फट गया कहीं पे, ठीक है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, एयर का हो गया, ठीक है, जहाज का हो गया, रोड पे हो गया, कोई बिल्डिंग क्रैश हो गई। तो ये सारे तो कौन से हैं? मैन मेड डिजास्टर। और एक तरफ कौन से होते हैं? नेचुरल डिजास्टर होते हैं। तो दो क्वेश्चन तो यहाँ से सीधे सीधे तैयार हो गए जी, एक तरफ नेचुरल और एक तरफ मैन मेड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगे डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस। इस चैप्टर के दो पार्ट हैं, आपकी बुक में ही दे रखे होंगे। ए पार्ट में तो क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर। और दूसरी तरफ क्या है? इसी के अंदर बात करें तो डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस।
उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, किसकी, डिजास्टर की। प्रिडिक्शन कैसे करें, कैसे हमें पता चलेगा कि भाई अब ये चीज होने वाली है। ठीक है। वार्निंग, सेफ्टी, फिर हम सेफ्टी के लिए क्या क्या यूज करेंगे। उसके अलावा जो साइकोलॉजिकली रिस्पॉन्सेज, कि हमारा माइंड उस केस में कैसे रिस्पॉन्स करता है। कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा ना अफवाहें जरूर फैल जाती है। कहते हैं कि भाई सोनीपत के अंदर बाढ़ आ गई, जैसे अभी बारिश चल रही है ना, सब बोलेंगे सोनीपत के अंदर बाढ़ आ गई, उधर से यमुना नदी टूटेगी, आज शाम तक पानी पहुंच जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो लोग डर में ही वैसे मरना शुरू कर देते हैं। उनका मतलब अंदर का धैर्य वैसे ही खत्म हो जाता है। तो ये चैप्टर जो है ना, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, यही चीजें सिखाता है कि आपको कैसे सतर्क रहना है, मतलब कैसे आपको सावधान रहना है, कैसे सेफ्टी आपको बरतनी है, अपने माइंड को कैसे सेट करना है, कोई अफवाह नहीं फैलानी है। तो इस चीजें ये बताता है इसके अंदर। तो ये साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी इसी के अंदर आते हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया, पैनिक नहीं होना, ठीक है, रैमर नहीं फैलाना, कोई भी अफवाह वगैरह नहीं फैलानी है। ठीक है। तो ये चीजें इसके अंदर आती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा और यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, दोनों से क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। अब बात करें कौन से क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो सकते हैं। तो सीधा सीधा तो एक तो हिसाब मैंने बता ही दिया। एक तरफ तो इसमें तो दो ही टाइप के डिजास्टर होते हैं। कौन सा होता है, एक तो नेचुरल डिजास्टर, और दूसरा कौन सा होता है, मैन मेड डिजास्टर। तो दो क्वेश्चन बन गए जी सीधे सीधे। पहला तो क्या बन गया, व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर, गिव टू एग्जांपल ऑफ इट। 2 3 4 कुछ भी एग्जांपल आ सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के आप एटलीस्ट दो एग्जांपल जरूर इसके याद करें। एक्चुअली मैं दो एग्जांपल क्यों बोलता हूँ, उसके पीछे कारण है कि ताकि 4 नंबर का क्वेश्चन पूरा तैयार हो जाए। अब भाई लिख दिया व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर, तो 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब उसमें एग्जाम्पल पूछ रहा है तो दो तो एग्जाम्पल पूछेगा, तभी तो 4 का बनेगा। या फिर टीचर कई बार ये भी सोच लेते हैं कि डेफिनेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, तो डेफिनेशन को 3 नंबर की मान के और 1 नंबर का एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो कम से कम फिर भी आप दो एग्जाम्पल जरूर याद करें। ठीक है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन किसका बन गया, मैडमैन डिजास्टर का बन गया। व्हाट इज मैन मेड डिजास्टर, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इट। दो एग्जाम्पल इसके भी याद रखे, दो एग्जाम्पल इसके भी याद रखे, तो दो क्वेश्चन तैयार हो गए। कोई एक पेपर में देखने को मिलेगा 4 नंबर का। ठीक है जी। इसके अलावा अब बात करते हैं हम डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस की। किसकी बात करते हैं, डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस की। इसके अलावा इसके अंदर जो सबसे जरूरी चीज है वही है कि मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, थोड़ा सा लंबा करके लिखूंगा, एक में ही सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। उसको हर एक स्टेप को आप कंप्लीट कर ले। या फिर मेरा मानना तो ये है कि डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस को आप अलग से पूरा ही याद कर दो, 8 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्योंकि भी 8 नंबर के भी तो क्वेश्चन आने ना कहीं से कहीं से, तो ये काफी लंबा भी क्वेश्चन है। तो 8 नंबर का ये जरूर खिंच के आ जाएगा क्वेश्चन आपके सामने। कौन सा, डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस। मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा बनाऊंगा। ठीक है। वहां से दो क्वेश्चन निकलने की गुंजाइश होगी, कोई एक पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर लिखते हैं, किसके ऊपर, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। इसके फायदे क्या है, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ what is the significance of disaster preparedness, example and explain। its mitigation, uh, measured of it। साथ में इसी में फिर इसका जो सेकंड क्वेश्चन बनेगा, फर्स्ट बना दिया मैंने, अब मैं सेकंड बना रहा हूँ, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एंड मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय, या व्हाट इज साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एंड मैनेजमेंट। साथ में इसी के अंदर जो इसके 4 टाइप है ना, कंसेप्ट है, कौन सा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ट्रोमा, स्ट्रेस, रेमर। ट्रोमा हो गया, स्ट्रेस हो गया,
रेमर, और लास्ट वाला कौन सा बचा, पैनिक। तो ये चार, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन गया, बना ये बना गया है। तो ये पूरा डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस से हमने दो क्वेश्चन बना दिए हैं, कोई एक आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, ये मेरा तरफ से जो है आपका पूरा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर किसी को ये पता ना चले मिटिगेशन क्या होता है, तो कम करना क्या होता है, इसका मतलब कम करना। ये कैसे कम किया जा सकता है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस करने से, जो उसके मेजर्स हैं डिजास्टर के। चलिए, ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। 12 नंबर का मैंने ये चैप्टर आपको बताया। यहाँ से कितने नंबर का चैप्टर बताया है, 12 का। ओवरऑल देखोगे तो लगभग लगभग आपका मैं 50 नंबर के आसपास का बता चुका हूँ। वैसे तो आप कहोगे बच्चे की बहुत ज्यादा बता चुके हैं मैं, वैसे अगर बात करूँ तो पहले चैप्टर से तो मैंने 16-17 मार्क्स का बोला था। 16 से 17, दूसरे वाले में से मैंने शायद 12 का बोला, और तीसरे में से 14 का, कुछ ऐसा ही बोला था ना। फिर 12, फिर 12, कुछ ऐसे ही हमारे क्वेश्चंस आए थे। तो 12 दूनी 24, 12 36, और 14 कितने हो गए, 50, और 16 66 नंबर। मतलब टोटल हम 76 तक जाते हैं ना, तो 10 नंबर का लगभग लगभग कम रह गया। वो शायद 1-1 मार्क्स वगैरह के क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं कुछ कह नहीं सकता इतनी श्योरिटी के साथ। लेकिन इतना है कि आपने अगर इस वीडियो को अच्छे से प्रिपेयर किया है, जो मैंने आपको इसमें बताया है, जितना मैंने आपको बोला है। अब जरूरी नहीं है कि जितना मैंने लिखा है वही काम है, जो मैंने कुछ बोले हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको 1-1 मार्क्स के बोले हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर भी फोकस करें कि मैंने वीडियो में क्या क्या वर्ड बोले हैं। स्पेशली फोकस करना उन चीजों के ऊपर, आपको जरूर एक एक नंबर के क्वेश्चंस में कुछ हेल्प हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो लगभग लगभग मैं आपके 55 मार्क्स की श्योरिटी ले सकता हूँ। मतलब 50 से 55 की श्योरिटी आपको देखने को मिल जाएगी, अगर आप इतना सा कवर कर लेते हैं तो। ठीक है, तो वीडियो देखिए और उसके बाद तुरंत अपनी स्टडी में लग जाइए। ठीक है जी, तो अगर बात करते हैं फिजिक्स का रीअपियर का भी पेपर है। अगर बच्चों, आप लोगों को जो जो बच्चों की री है, अगर ऐसे कोई बच्चे हैं तो वो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उनके लिए फिजिक्स में कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है रीअपियर वाले क्वेश्चंस की। और मेरे पास कुछ उन चैप्टर्स के नोट्स भी रखे हुए हैं। एक दो, ज्यादा सभी चैप्टर्स के तो नहीं है, लगभग 2-3 चैप्टर्स के तो मेरे पास नोट्स हो सकते हैं। तो जिस बच्चे को नोट्स चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइबर बढ़वा दो हमारे थोड़े से।